हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग फाइनल लेक्चर लेकर आ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि है कॉलिजन थ्योरी पर, आर्हेनियस इक्वेशन पर और कैटलिस्ट इफेक्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉलिजन थ्योरी बता देता हूँ क्या है। डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, सुन लेना, अच्छा लगे तो याद कर लेना, समझ लेना, रट्टा मत मारना। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको कोलाइड होना पड़ता है। सपोज एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, इनसे कुछ प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो अगर ए और बी से पी बनना है तो कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि मोस्टली बायोमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं, मोस्टली वही वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो टकराते हैं, जैसे उनके बीच कॉलिजन होता है, वो भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक टेढ़ा आ रहा है, एक मेढ़ा आ रहा है और दोनों टकरा जाएं और प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पर जब वो आते हैं और टकराते हैं तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, जिनसे वो एक एनर्जी बैरियर को लांघते हैं। और जब उस एक एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। ये कहती है हमारी कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, सो बेस्ड ऑन ये जो कॉलिजन थ्योरी में लिखा रहा हूँ, ये लिखा रहा हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ठीक है, सो बेस्ड ऑन kinetic theory of gases, ठीक है, kinetic theory of gases mainly given for biomolecular reactions। ठीक है, collision theory states that when reactants states that every chemical reaction takes place when there is collision in reactant molecules इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब रिएक्शन जो एलिमेंट जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब टकराते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा कहती है हमारी कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, ये हर एक कॉलिजन से केमिकल रिएक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ collisions taking place per second per unit volume is called collision frequency। ये एक फैक्टर होता है जो दर्शाता है कि collision कितनी तेजी से हो रहा है, इज कॉल्ड collision frequency and this is represented with the letter जीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा वैसे। It is not necessary that every collision bring about the chemical reaction, chemical change. For bringing about the chemical change, collision should be effective, for which two barriers should be crossed। ठीक है, तो कॉलिजन थ्योरी से हमें अभी तक ये समझ में आया कि कॉलिजन थ्योरी बताती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो मॉलिक्यूल से धड़ाधड़ टकराने से होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में धड़ाधड़ टकराते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ऐसा कहती है हमारी कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में एक छोटी सी चीज़ होती है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कि होती है नंबर ऑफ कॉलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट टाइम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉलिजन से केमिकल चेंज हो ही, केमिकल रिएक्शन हो ही। केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो कॉलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, और कॉलिजन इफेक्टिव होने के लिए दो बैरियर्स क्रॉस होने चाहिए। और वो दो बैरियर्स कौन से हैं? पहला है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी।
ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये आप 10 मिनट बाद अच्छे से जानोगे, बताओगे दूसरों को। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो प्रॉपर डायरेक्शन में रिएक्ट करने चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करने चाहिए। तो पहला होता है एनर्जी बैरियर, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी वो लोग जनरेट कर पाए ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो, तो उसका एक ग्राफ भी होता है, वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लो। और दूसरा जो बैरियर है वो ओरिएंटेशन बैरियर है, मतलब कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में उन्हें कोलाइड करना पड़ेगा तब जाके जो केमिकल रिएक्शन है वो होगा, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को ये ओरिएंटेशन बैरियर समझा देता हूँ, और एनर्जी बैरियर क्या है वो आप लोगों को थोड़ी देर में आ जाएगा समझ में जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोलिजन थ्योरी के बाद हमें अरहेनियस इक्वेशन ही पढ़ना है, अरहेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो यार रफ करने में बहुत दिक्कत होती है। चलो, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। ओरिएंटेशन बैरियर से क्या समझ में आता है, जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है A2 + B2 का और इनसे बन रहा है कुछ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए मान लो जो A है वो A के साथ ऐसे कोलाइड कर रहा है, ठीक है, बट जो B है वो ऐसे कोलाइड कर रहा है, तो क्या ये इफेक्टिव कोलिजन होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या ये इफेक्टिव कोलिजन होगा? बिल्कुल नहीं। मान लो जो A2 है वो B2 के साथ डायरेक्टली कोलाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लो वो A2 के साथ कोलाइड कर रहा है, तो क्या ये प्रॉपर कोलिजन होगा? बिल्कुल नहीं। मान लो जो B2 है वो B2 से ही टकरा रहा है, क्या ये प्रॉपर कोलिजन है? नहीं है, है ना। मतलब एक B2 थोड़ी है यार, उसमें कई सारे B2 होंगे ना। प्रॉपर कोलिजन कब होगा? जब मान लो यहाँ पे आपका A है, ठीक है, वो कोलाइड कर रहा है यहाँ से B से, और जो B है वो यहाँ पे कोलाइड कर रहा है B से, और जो B है वो यहाँ पे कोलाइड कर रहा है A से, और A जो है वो कोलाइड कर रहा है A से। तो जब ये प्रॉपर तरीके से कोलिजन हो, मतलब A B से टकराए, B A से टकराए, A A से टकराए, B B से टकराए, ठीक है, ऐसे जब कोलिजन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है कोलिजन की। अब वो हम लोग अंदर जाके नहीं देख सकते रिएक्शन में कि किस तरीके से हो रहा है, बट समझने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे दर्शाया है कि जो रिएक्शन होता है उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से रिएक्शन होना चाहिए, बी इस तरीके से टकराना चाहिए, ए बी से ऐसे टकराना चाहिए, ठीक है। और बी जब बी से टकराएगा तो उससे कोई खास फायदा नहीं होगा, ए जब ए से टकराएगा तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी एनर्जी जनरेट होगी बट कुछ फायदा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट मेन क्या है कि जो ए है वो बी से टकराना चाहिए और जो ए है वो बी से टकराना चाहिए, वो मेन है, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसको अगर स्ट्रेट लाइन रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी से टकराना चाहिए और ए बी से टकराना चाहिए। ए के ए टकराने से कोई फायदा नहीं होगा, बी के बी से टकराने में भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये होता है ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। अब जो एनर्जी बैरियर होता है वो हम लोग समझते हैं, बाकी आप लोग एक बार कोलिजन थ्योरी को टेक्स्ट बुक से रीड जरूर कर लेना, ठीक है, मेरी एडवाइस रहेगी। बाकी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आइए अब हम लोग सीखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। कब से ऐसा हल्ला कर रहा हूँ जैसे बहुत ही तबाही चीज़ हो, बिल्कुल नहीं यार, बहुत ही चिंदी चीज़ है, कुछ भी नहीं है आर्हेनियस इक्वेशन में। आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है k = a e की पावर -ea/RT। k = a e की पावर -ea/RT, ये होता है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आर्हेनियस फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी, R जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T जो है वो टेम्परेचर है, इसको आप हमेशा केल्विन में रखोगे, डिग्री में सेल्सियस में मत पुट कर देना। ए यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसे हम बोलते हैं, आर्हेनियस फैक्टर भी कुछ लोग बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और जो K है ये हम लोगों का रेट कांस्टेंट है। तो वीडियो के एकदम शुरू में जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, याद करो मैंने उस दिन आपको बोला था कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो मैं थोड़ी देर बाद अभी बताऊंगा आपको। तो वो चीज़ आ जा रही है आपके सामने, ठीक है। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट = a e की पावर -ea/RT।
तो मान लो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है A2 प्लस B2 में, और इससे कुछ बन रहा है 2AB, ठीक है। तो ये कैसे हुआ होगा, A B कोलाइड हुए होंगे, है ना, इस तरीके से, और इस तरीके से कोलाइड होके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये हाईली अनस्टेबल होता है, और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो इसके पास बहुत एनर्जी होगी, है ना, इसके पास क्या होगी, बहुत एनर्जी होगी, हाई एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये कुछ और नहीं बल्कि आपका 2AB ही है जो कोलाइड करके ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो हम लोगों को समझ में आ गई। ओके, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिख लो। वेल, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय EA, और इसका डेफिनेशन है मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reactant molecules to form activated complex। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी जो लगती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी थ्रेशोल्ड एनर्जी की, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे तो आपको नहीं दिखी, तो देख लो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज बेसिकली टोटल एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो एक्टिवेट करने के लिए लगी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, total amount of energy that the reactant molecule should have, total amount of energy that the reactant molecules should have to form activated complex। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। चलो एक ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है, और उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो, सपोज आपका ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, ठीक है। यहां पे आपका है रिएक्टेंट, और यहां पे है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे रिएक्टेंट है, ठीक है, यहां पे रिएक्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट है। तो मान लो यहां पे कुछ एनर्जी यूज होगी, ठीक है। जो एनर्जी यहां पे यूज हुई उसको नाम दे देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से अगर पीछे जाना है तो इतनी एनर्जी दोबारा से लगानी पड़ेगी, और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी इसको हम नाम दे देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से आप आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच शुड बी गिवन फॉर द एक्टिवेशन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, ये एक्टिवेशन पॉइंट है। यहाँ पे जो है वो हम लोगों का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी पे। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा H निकाले, मतलब चेंज इन एनर्जी निकाले, वो क्या आएगा, वो आएगा EAF माइनस EAB, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव आ रही है। तो रिएक्शन कब पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो इसलिए ऐसा ग्राफ जब भी है तो आप ये भी बता सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ग्राफ एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ था ये। तो इससे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुई है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी तो उसके पास पहले से थी, अब इसको कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए ये एनर्जी लगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी उसकी लगी, जो पहले से थी और जो बाद में लगी, वो टोटल को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बड़ा होगा या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर एक्सोथर्मिक का ग्राफ होता तो कैसा होता, देखो कुछ को एक्साइटमेंट होगी तो उन्हें बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसा होता, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उनका वो यहाँ बनता, ये यहाँ। तो ये देखो यहाँ पे रिएक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट बना, तो बेसिकली ये वाली एनर्जी कम है और ये वाली एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ओके, तो इसमें हमें याद क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ ये याद करना है, बाकी सब बकवास थी। आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को समझते हैं और इसका ग्राफ वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर इस पर मैं नेचुरल लॉग ले लूँ तो एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी आएगा। सो देयर फॉर एल एन के इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली लॉग m इंटू एन है, तो इसको मैं लॉग m प्लस लॉग n लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो देयर फॉर एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, नीचे आ जाएगा तो ये आ गया माइनस ई ए बाई आर टी। और जो एल एन ई की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है कब, जब बेस ई हो। तो एल एन है मतलब नेचुरल लॉग है, मतलब बेस तो ऑलरेडी ई है। तो एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये आ गया। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। आइए ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ है एल एन के और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स। एक्स पे क्या है 1/t है, एक्स पे क्या है 1/t है। ठीक है, एक्स पे 1/t है और c क्या है आपका एल एन ए, मतलब बेसिकली यहाँ पे कहीं पे आपका एल एन ए है और ये पूरा का पूरा जो y एक्सिस है वो एल एन के नाम है। ठीक है, माइनस ई ए बाई आर टी, मतलब स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है, m नेगेटिव है, ठीक है, m अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब नीचे की तरफ जाएगा, तो ये गया नीचे की तरफ। ठीक है, और जो यहाँ पे स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है माइनस ई ए बाय आर। तो कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में बोले कि द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 25, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप क्या करोगे, इस 25 में 8.314 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, जो कि आर की वैल्यू है। ठीक है, यूनिट्स देख के, अगर यूनिट वैसी हुई तो आप लोग 0.0821 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैलोरी में हुई तो 2 से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यूनिट से मल्टीप्लाई करके इसमें फाइंड कर सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये था हम लोगों का एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ भी है जो कि k और t के बीच में है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल ग्राफ था। अभी हम लोग देखते हैं k और t के बीच में ग्राफ। ठीक है, k और t के बीच में, k और t के बीच में ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रिलेशन आएगा, क्योंकि k और t के बीच में डायरेक्टली हम लोग ऐसा देख रहे हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है ये थोड़ा ऐसा आता है। ठीक है, ये हो गया k मैक्स, मतलब जो k है वो टेम्परेचर के साथ शुरू में बढ़ता है, बाद में थोड़ा सा घटता है, फिर अगेन बढ़ता है। मतलब बेसिकली कभी कभी ड्रास्टिकली बढ़ता है और कभी कभी स्लोली बढ़ता है, कभी कभी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, घटता नहीं, आई एम सॉरी, पहले कांस्टेंट था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ता 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 धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर थोड़ा सा झुका। ठीक है, यहाँ पे तेजी से बढ़ा, फिर यहाँ पे झुका, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर आगे कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर के साथ k का ग्राफ ऐसा आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट IMP, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जेई में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपको इस ग्राफ का स्लोप दे देगा, स्लोप ना देके यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देगा, जिनसे आप स्लोप निकाल के उसको r से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। और अगर आप लोगों को ये LNA लॉग में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, चलो मान लो इनको लॉग में कन्वर्ट कर दिया गया, तो आप लोगों को 2.303 भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करा देता हूँ मैं, चलो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2.303 लॉग k इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग a माइनस ई ए बाई आर टी है ना। मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा लॉग k इज इक्वल्स टू लॉग a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। मैंने पूरे इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड मार दिया, तो ऐसा इक्वेशन बन गया। अब जरा ग्राफ बनाओ लॉग के और 1/t का, लॉग के और 1/t का जब आप ग्राफ बनाओगे तो अभी भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बस फर्क ये होगा कि जो स्लोप होगा वो आएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, 2.303 ऐड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए तो कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत तो अभी तक जान लिया है। अभी हम लोग देखते हैं दो रेट कॉन्स्टेंट्स पे अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू निकालने बोले तो वो कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए मान लीजिए आप पहले रिएक्शन की बात कर रहे हो जिसका रेट कांस्टेंट है K1। ठीक है, उसके लिए ये इक्वेशन आ रही है a e की पावर माइनस ई ए बाय आर T1। ठीक, आप दूसरे रिएक्शन की बात कर रहे हो जिसका रेट कांस्टेंट है K2 और जिसका टेम्परेचर है ई ए बाय आर T2। ठीक, दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया, तो ln K1 आ गया ln a माइनस ई ए बाय आर T1। इधर भी मैंने लॉग ले लिया, तो ln K2 आ गया ln a माइनस ई ए बाय आर T2।
मैं क्या करता हूँ, दूसरे रिएक्शन में से पहला रिएक्शन माइनस कर देता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे रिएक्शन में से पहला रिएक्शन माइनस कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, 2 - 1 कर रहा हूँ, 1 - 2 नहीं। सो 2 - 1 किया मैंने, तो LHS LHS माइनस होगा, मतलब ln K2 माइनस ln K1 होगा, और ln ln माइनस होके कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही में 2 - 1 होगा, मतलब माइनस इक्वल टू माइनस EA/RT2 माइनस माइनस प्लस EA/RT1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस EA/RT2 था, हमने इसको माइनस किया, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। ठीक है, सो ln log m माइनस log n, ये हो जाएगा log m/n, तो ln K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/RT1 माइनस EA/RT2। तो ये अगर इसमें से आप कॉमन ले लो, EA/R कॉमन ले लो, तो ln K2/K1 का एक फॉर्मूला आ जाता है जो कि होता है 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये हो गया ln K2/K1 का फॉर्मूला। और इसको अगर आप लोग log टू द बेस 10 में लिखना चाहो तो वो होता है log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये किस चीज़ में यूज़ होगा, कभी भी आपको क्वेश्चन के लिए बोलेगा कि पहले रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इतना है, टेम्परेचर इतना है, दूसरे रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इतना है, तो उसका टेम्परेचर पता करो, तो उस केस में ही आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसको कॉपी कर लो आप लोग। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको यार, अर्हेनियस इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, अर्हेनियस या फिर वेंट ऑफ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। थोड़ा सा दोस्तों के सामने फ्लेक्स मारने के लिए आप बोल सकते हो, तो वो बताएगा इसको क्या बोलते हैं, बोले अर्हेनियस इक्वेशन नहीं, वेंट ऑफ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, वो CZ अकेडमी पर मिलेंगे हम लोग, तब बताऊंगा। ठीक है, चलो तो इसको छाप लो। इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, R की वैल्यू देख लो यार, R की वैल्यू 8.314 रखना जब जूल पर मोल केल्विन हो, और R की वैल्यू 2 रखना जब कैलोरी की बात हो। ठीक है, जूल में बोले तो 8.314 और कैलोरी में बोले तो 2 रखना। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, फॉर अ रिएक्शन एट -73 डिग्री सेल्सियस हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी 5 मिनट, वेयर एज एट 27 डिग्री सेल्सियस हाफ लाइफ इज फाउंड टू बी एट 2.5 मिनट। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी इन कैलोरी। सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो इसको। सात घंटे हो गए गाइस, सेम शर्ट पहने, चौथा लेक्चर चल रहा है। 4 लेक्चर बनाए, 7 लेक्चर 7 घंटे में, हाँ भाई 6.5 घंटे। ठीक है, तो अभी इसके बाद आराम करके रिकॉर्ड करना है ऑसिलेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सो -73 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 आपको दिया है -73 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करोगे तो ये आ गया 200 केल्विन। और T2 आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करोगे तो ये आया 300 केल्विन। ठीक है, ठीक है। हाफ लाइफ दी है आपको, और आपका फॉर्मूला तो कुछ ऐसा है, Ae⁻−EA/RT इज इक्वल्स टू K, ln K2/K1 में लिखो तो ln K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.3, चलो 2.303 नहीं, R 1/T2। ठीक है, ये है फॉर्मूला। इसके हिसाब से तो K देना चाहिए था, इन्होंने तो हाफ लाइफ दे रखी है। ध्यान से देखो, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, ln2/K होता है, तो यहाँ से K नहीं आ जाएगा, तो K इज इक्वल्स टू आ गया ln2/T12। पहले का T हाफ कितना है, 5 मिनट, और दूसरे का T हाफ कितना है, 2.5 मिनट, तो ln2/2.5। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर रहने दो, आपकी मर्जी है, करना पड़ेगा वैसे। चलो ठीक है, कर लेते हैं। सो K1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 2.303 इंटू, चलो 0.7 ले लो। ठीक है, सहूलियत के लिए 0.7 ले लो, 0.7/2.5, थोड़ा आसानी होगी क्वेश्चन करने में। ये हो गया K1, ये हो गया K2। चलो ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, तो K2 क्या है, K2 है 0.7/2.5, K1 क्या है 0.7/5, EA कितना है वही तो पता करना है, R क्या है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी इन कैलोरी, तो इसको 2 रख दो। 1/T1 कितना है 200, T2 कितना है 300। ठीक है, अब देखो 0.7 कैंसिल हो गया, तो ln आ गया आपका 5/2.5 इज इक्वल्स टू EA/2। यहाँ पे इसको रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100/6,
पता नहीं कितने ज़ीरो, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। और यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो साफ हो गए। तो ये हो गया ln2 इज इक्वल्स टू EA/2 इंटू 600, ठीक है। ln2 अगेन 0.7 ले लो, EA/1200। सो EA इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 0.7, 840 आ जाएगा, ठीक है। 840 कैलोरीज, ये हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो समझ गए आप किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें K1 K2 T1 T2 ऐसा कुछ ना कुछ गायब कर देगा और आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन था बट उसमें लॉग ऑफ की झंझट थी तो मैंने वो नहीं कराया। तो टेक्स्ट बुक के दोनों प्रॉब्लम्स आप खुद से सॉल्व कर लेना, इसके ऊपर दिए हुए हैं, ये मैंने खुद से बना लिया, ठीक है। तो थोड़ा आसान है ये, मतलब कैलकुलेशन लविंग है, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ln2 को 0.7 लेते हो तो, वरना नहीं होता। तो ln2 को 0.7 लो के कर लो, ओके। तो ये था हम लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बारे में मैंने सब कुछ तो आपको पढ़ा ही दिया है। अब अरेनियस इक्वेशन भी बता ही दिया है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये भी बता दिया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, वो जेईई में 2 बार आ चुका है तो उसको नोट कर लो। क्वेश्चन नहीं, मतलब जो स्टेटमेंट है उसकी वो लिखा देता हूँ, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए लिखाने हैं तो लिखाता हूँ, और क्या। चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है। पहला पॉइंट, एज EA इंक्रीजेज K डिक्रीजेज हेंस रेट ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। कैसे, फॉर्मूला देखो ना, K इज इक्वल्स टू AE⁻−EA/RT। तो बेसिकली EA जैसे जैसे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि E की पावर माइनस में है तो इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। तो EA जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे K घटेगा, ठीक है। दूसरा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज K ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको आप अगर नीचे भेजोगे तो T के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। T नीचे है ना उसके पावर में, देखो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ। अगर टेम्परेचर मैंने यहाँ से बढ़ाया तो ये पूरी क्वांटिटी छोटी होगी, अगर ये पूरी क्वांटिटी छोटी होगी तो ये E की पूरी क्वांटिटी छोटी होगी, और अगर ये डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये बढ़ेगा ना, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो इसीलिए T के बढ़ाने से K जो है वो T के घटने से K बढ़ता है, एंड हेंस रेट भी बढ़ता है, रेट ऑल्सो इंक्रीज करता है, ठीक है। रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप लोग, हाँ, यूनिट ऑफ ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की जो यूनिट है वो सेम एज रेट कांस्टेंट की यूनिट है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है, एक और चीज हो सकती है कि जब ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी तो K उस समय A के इक्वल हो जाएगा, और ये क्वांटिटी कब 0 हो जाएगी, जब टेम्परेचर इन्फिनिटी को चले जाए। मतलब एज टेम्परेचर रीचेस इन्फिनिटी तो जो K मैक्स है उसकी वैल्यू A के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। देखो ना, आप देखो ना, E की पावर बाकी सब कांस्टेंट है तो इसका मतलब K जो है वही A भी है, तो इसलिए K की यूनिट A की यूनिट बराबर है, ठीक है, ठीक है। अब E की पावर -EA/RT को अगर मुझे 0 करना है तो T को इन्फिनिटी करना होगा ताकि ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाए। E की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं मल्टीप्लिकेशन में, तो K बराबर A हो जाएगा, तो K मैक्स उस समय A के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अब वो ब्रह्मास्त्र पॉइंट जो एग्जाम में आ चुका है वो लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which can cross fraction of molecules which can cross the energy barriers or have sufficient energy to form activated complex, दिख रहा है ना, is given by E की पावर -EA/RT। कभी भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ अगर K और A इतने हैं, तो अगर मान लो K है 1.4 और A है 0.7 तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे।
तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, e की पावर माइनस ये बाय आर टी की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में घंटा आएगा लेकिन कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़रूरी है। चलो इसको भी छाप लो और अब देखते हैं कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। कैटलिस्ट का क्या रोल रहता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये सब वही कर रहे हैं जो फर्स्ट लेक्चर में छोड़ दिया था, है ना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कैटलिस्ट एंड इट्स फंक्शन। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है? वो चीज़ जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देती है वो कैटलिस्ट होता है। वो चीज़ जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सके, ठीक है। बेसिकली हम लोग ऐसा सोचते हैं, मन में हमारे बैठ गया कि हाँ यार कैटलिस्ट है तो वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा ही। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ कैटलिस्ट स्पीड घटा भी देते हैं। हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में एक कैटलिस्ट दिया हुआ है MnO2 H2+ नहीं, कुछ तो रिएक्शन है, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे चला दूंगा अगर एडिटिंग के टाइम याद रहा तो। ओके, तो ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। अच्छा, तो जो स्पीड को डिक्रीज कर दे उसे बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। समझ गए? तो कैटलिस्ट दोनों होते हैं बच्चे, ऐसा डाउट मत रखना कि भाई कैटलिस्ट बढ़ाता है, नहीं, कैटलिस्ट घटाता भी है, ठीक है। सो कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है, देखो कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ आएगा रिएक्शन में। देखो इसको एक परफेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। नहीं यार, वो एग्जांपल बच्चों के लिए ठीक था, याद है ना वो एग्जांपल जो मैंने आपको 10वीं में दिया था, अगर आप पढ़े हो तो, कि जैसे टीचर आ जाए क्लास में तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी होमवर्क करने लगते हैं। तो टीचर होमवर्क नहीं करवा रहा है, वो शामिल नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है, रिएक्शन में नहीं शामिल हो रहा है, बट सिर्फ उसके प्रेजेंस से काम हो जा रहा है। तो वो एग्जाम्पल अभी सही नहीं बैठेगा, क्योंकि कैटलिस्ट पहले हम लोग समझते थे वो चीज़ है जो स्पीड बढ़ा देती है या स्पीड स्लो कर देती है, बट कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है? स्पीड नहीं बढ़ाता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन alternate path for the reaction, इसमें आपको एग्जांपल देना चाहिए मांझी द माउंटेन मैन का, जिनका मतलब आपने देखा होगा पहाड़ तोड़ के उन्होंने सड़क बना दी थी, ठीक है। तो पहाड़ तोड़ दिया था उन्होंने बेसिकली, तो डायरेक्टली हम लोग जा सकते थे, वरना पहले कैसा पहाड़ चढ़ो और फिर उसके बाद यहाँ पे जाओ। जैसे आपको इस पार से उस पार जाना है, ठीक है, आप इस पार हो और आपको उस पार जाना है। वैसे चाचा ने थप्पड़ मारा तो आप इस पार से उस पार चले ही जाओगे डायरेक्टली, लेकिन नहीं, समझ लो आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे चढ़ोगे, ऐसे उतरोगे और जाओगे, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा रास्ता बना के दे दूँ, मैं बोल दूँ बच्चे इसमें घुसो और यहाँ से तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं अगर आपको अल्टरनेट पाथ एक प्रोवाइड कर दूंगा तो क्या आप जल्दी से नहीं पार हो जाओगे यहाँ से यहाँ? बिल्कुल हो जाओगे। तो कैटलिस्ट भी वही करता है, किसी भी रिएक्शन में एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है रिएक्शन को होने के लिए। तो रिएक्टेंट सोचते हैं यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसके लिए इतना ज़्यादा ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऐसे ही हो जाता है फिर उस टाइम। तो बेसिकली कैटलिस्ट जो है वो स्पीड कुछ नहीं बढ़ाता है। कैटलिस्ट बोलता है रुको, ये लो एक शॉर्टकट तरीका, इस तरीके से तुम चले जाओ, तुरंत पहुँच जाओगे। तो मैंने क्या उसको स्पीड बढ़ाया? नहीं, मैंने बस उसको एक नया रास्ता दिखा दिया। तो कैटलिस्ट भी वही करता है, रिएक्शन में एक नया रास्ता दिखा देता है, जिसके कारण रिएक्शन जल्दी हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि यार कैटलिस्ट ने स्पीड बढ़ा दी, तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट। और कुछ कैटलिस्ट ऐसा रास्ता दिखा देते हैं कि फिर रास्ते में भटक भी जाते हैं कुछ लोग, है ना। जैसे मतलब भूल भुलैया में आप जा रहे हो और मैंने आपको बता दिया लेफ्ट लेके राइट लेके, लेफ्ट लेके राइट लेके, राइट लेके राइट लेके, लेफ्ट लेके लेफ्ट लेके राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ऐसे करके सीधा जाके 360 डिग्री में, 362 डिग्री में, 269 डिग्री का टर्न लेके 162 डिग्री में सीधे चले जाना। तो ये हुआ नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है, मैंने आपको एकदम भटका दिया। तो अगर वो भूल भुलैया बड़ी सिंपल भी रही होगी कि सीधे जाके निकल जाना है, तो भी आप भूल भुलैया में घूमते रह जाओगे पूरा दिन। तो मैं नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ। थोड़ी देर पहले जो था वो पॉजिटिव कैटलिस्ट था, ठीक है, जिसने एक अल्टरनेटिव पाथ तो दिया, बट उस पाथ से रिएक्शन जल्दी हो रहा है। चलो मैं बकवास अपनी बंद कर देता हूँ। तो ये होता है हम लोगों का कैटलिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन में इसका कैसा रोल होता है, देखो चलो सीधा ही है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, फिर भी मैं दोबारा बनाऊंगा। चलो मान लो यहाँ से रिएक्शन हो रहा है, इस तरीके से रिएक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट था और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो लगी होगी
वो इतनी लगी है, ठीक है। ये लगी है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी यहीं पे हो जाएगी, ये। तो इस टाइम एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ये हो विथ कैटलिस्ट, EAC मतलब विथ कैटलिस्ट, EAW मतलब विदाउट कैटलिस्ट। तो मैंने जब कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो कैटलिस्ट इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय reducing एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि पहले मॉलिक्यूल्स को क्या होता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता था, मतलब एनर्जी बैरियर जो था वो पहले बहुत ज़्यादा था, इतनी एनर्जी उन्हें चाहिए होती थी तब जाके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाते थे। लेकिन अभी मैंने बोला इतना करने की है, ये तो ऐसे हो जाएगा, देखो 20 किलो जूल की एनर्जी तुम बस बनाओ, ये 20 किलो का हो गया, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण स्पीड ऑफ रिएक्शन तेजी से हो जाता है। तो बेसिकली ये आप लोगों को ग्राफ द्वारा एक्सप्लेन कर देना है अगर एग्जाम में आता है कि राइट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप लोग पहले कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिख दो कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये पहला डेफिनेशन। फिर कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट विच डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। सो वी हैव स्केच ऑफ और ड्रॉन अ ग्राफ बिलो टू शो द प्रोसेस, टू शो द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शन, ठीक है। विद इस ग्राफ को बना के आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो कि द ग्राफ विथ less activation energy is the graph with catalyst and the graph with high activation energy is the speed of reaction for without। लिख लेना यार, तुम लोग लिख लोगे ना, इतना इंग्लिश जानते हो तुम, ठीक है। क्या मतलब, मुझे आती नहीं है, पूरी इंग्लिश आती है। चलो, तो ये हो गया आपका कैटलिस्ट और उसका फंक्शन। अब और कुछ तो है नहीं कैटलिस्ट में बताने के लिए, सोच रहा था एक न्यूमेरिकल करा दूं लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको बेसिकली, ठीक है। क्या करा दूं, छोड़ो यार, से टाइम बहुत कम हुआ है ना, 46 मिनट ही हुआ है। चलो ठीक है, मैं 3 मिनट में एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ छोटा सा, बट उसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन देख लो। जो रिएक्शन हम कर रहे हैं बिना कैटलिस्ट के, उसका जब हम लोग रेट लिखेंगे, अरहेनियस इक्वेशन लिखेंगे, तो वो ऐसे लिखेंगे ln KW इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाय RT, ठीक है। EA KW, ठीक है, मतलब विदाउट कैटलिस्ट, EAW लिख दो। चलो ln KC जब कैटलिस्ट के साथ कर रहे हैं तो ln A माइनस EAC अपॉन RT, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो ये हो गया ln KW माइनस ln KC, मतलब ln KW बाय KC इज इक्वल्स टू EAW अपॉन RT माइनस EAC अपॉन RT। तो ये एक इक्वेशन होती है जो जेई वगैरह में आ जाती है, तो इसको तुम ध्यान में रखना। अब इसी में आपको मैं क्वेश्चन में बोल दूं कि भाई KC बाय KW का जो रेशियो है वो 1/4 का है या 4 का है, ठीक है। उसके बाद तुम वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। तो ये तो यार ऐसे ही कर लोगे, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करना है नहीं, है ना। और मैंने 2 में से 1 को माइनस किया था, तो KC बाय KW आएगा, ठीक है। ln KC बाय KW इज इक्वल्स टू EAW अपॉन RT माइनस EAC अपॉन RT, और टेम्परेचर भी अलग अलग होगा, विदाउट कैटलिस्ट विथ कैटलिस्ट, ठीक है। तो अभी आपको एक्टिवेशन एनर्जी में दे के विथ कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी पूछ सकता हूँ, या फिर मैं KC दे के KW पूछ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैं चला देता हूँ, उस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर लेना और खुश हो जाना। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं देख रहा हूँ, अगर कोई पढ़ाता है तो ठीक है, वरना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।